सो फाइनली इस चैप्टर के हम लोग लास्ट एपिसोड को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब लास्ट क्लास यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्लास को। तो इस चैप्टर की 2 क्लासेस में हमने कवर किया रूरल मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट और ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं क्लास 1 और क्लास 2 में। और आज क्लास 3 में इस चैप्टर को पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में। इमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, आज के टाइम के जो ट्रेंडिंग में चैलेंजेस हैं, मतलब जो इस ज़माने में बोल सकते हैं और इस समय बोल सकते हैं, जो किसानों को, जो फार्मर्स को आज किस किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करने को मिलती है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में जाके बेचेंगे। ऐसा तो नहीं है जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसको वहीं रख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। जैसे आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन देयर फार्म्स, प्रोसेस इट, ग्रेडेड, पैकेट एंड स्टोर। चीज़ें हार्वेस्टिंग होने के बाद, फसल कटने के बाद फार्मर्स क्या करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसे ग्रेड करते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पैकेट बनाते हैं उसके और उसको स्टोर करके रखते हैं। कब, बिफोर इट इज़ फाइनली बॉट टू द मार्केट, मार्केट में बेचने से पहले। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल। जब फसल कट रही है और जब फसल बिकेगी उसके बीच में भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये है जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व। कौन कौन से जो प्रोसेस होते हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो भी आपने फसल को काटा है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब फसल कटती है, कटने के बाद उसको क्या करते हैं, गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेसिंग में लेके आते हैं, लाइक स्ट्रॉ अलग करते हैं और ग्रेन्स अलग करते हैं, मतलब धान अलग की, और जैसे आपने गेहूं में देखा है, गेहूं अलग कर देते हैं और धान अलग कर देते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। और क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको ग्रेड वाइज क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे आपने क्या सुना होगा, 20 नंबर का गेहूं होता है, 8 नंबर का गेहूं होता है, 10 नंबर का गेहूं होता है। ये क्वालिटी वाइज उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो महंगा होता है वो अच्छा होता है और जो ख़राब होता है उसे थोड़ा सा कम ग्रेड में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे पैकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायर प्रेफरेंसेस। बायर मतलब खरीदने वाला, उसको किस सुविधा में वो खरीदेगा उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसे पैक करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ऐसा तो नहीं है जितना बनाया सारा का सारा सेल हो गया, कुछ क्या करते हैं, सेल होने में थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं लोग, फ्यूचर सेल्स के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। मतलब इमेजिन करिए, आपने सपोज 100 कुंटल गेहूँ बनाया, तो 100 को 100 कुंटल गेहूँ थोड़े ना बिक गया, तो सपोज 80 कुंटल बिका और 20 कुंटल क्या कर लिया हमने, स्टोर करके रख लिया। तो वही बात यहाँ कह रहा है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइजेस लिक्विडेट। अब ये क्या हुआ, लिक्विडेटिव का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस हाई होते हैं तब आज के किसान क्या करते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं। ओबियसली आप भी एक दुकानदार हैं, आपको जब लगेगा, जब मार्केट में मुझे किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा पैसा मिलेगा मैं उससे तभी बेचूंगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिडल मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट। अब पहले क्या होता था, आज के टाइम में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और पहले के टाइम में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। आज के टाइम में किसान पढ़ा लिखा हो गया है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने उसको सुविधा दे दी है, जिससे क्या करता है, वो अवेयर हो गया है चीज़ों के बारे में, मतलब उसके प्राइजेस के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पहले क्या होता था, पहले किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मनी लैंडर्स की वजह से, ट्रेडर्स की वजह से, कमीशन एजेंट्स की वजह से।
ठीक है। इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, अब किसान क्या करते थे अपना कर्जा चुकाने में, अब जो कर्जा उन्होंने लिया था किसी भी वजह से, तो उस कर्जे को चुकाने में ही उनका सारा क्या चला जाता था, गेहूँ या जो भी उन्होंने चीज़ें बनाई है वो सब चली जाती थी। द फार्मर्स ऑफ्टन मेड अ डिसस्ट्रेस सेल। अब डिसस्ट्रेस सेल क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम आगे करेंगे। फार्मर क्या करता था, डिसस्ट्रेस सेल करता था। डिसस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि एकदम से चीज़ों को बेच देना, जैसे ऑफ देयर प्रोडक्ट देयर होल्डिंग कैपेसिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो। आज के टाइम में क्या हुआ, मैंने आपको बताया 100 कुंटल था, 80 बेच दिया, 20 स्टोर करके रख लिया। उस टाइम में बिल्कुल ज़ीरो होता था, मतलब जो बनाया उसे तुरंत उन्हें बेचना है, क्योंकि उनके पास रखने के लिए ना स्पेस होती थी और ना ही क्या होता था किसी भी तरह की, एक बोल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, ख़राब हो जाता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। हैवी टेकन लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर्स, उन्होंने मनी लैंडर से लोन ले रखे थे, जिसकी वजह से क्या होता था, या तो वो जो भी उन्होंने मेहनत करी वो मनी लैंडर्स को बेच देते थे या बहुत ही कम उन्हें प्रॉफिट हो पाता था। द फार्मर्स वर ऑब्लाइज्ड टू सेल देयर क्रॉप्स टू देम ओनली। देखो लिखा है ना, लिखा है। अब बेचारों ने पूरे साल मेहनत करी, अब वो सारी की सारी फसल उन्होंने क्या करी, मनी लैंडर्स को बेच दी। मनी लैंडर्स को क्यों बेच दी या दे दी, क्यों, क्योंकि इन्होंने मनी लैंडर से पैसा ले रखा था, लोन ले रखा था, उन्हें डेप्ट, उनके ऊपर डेप्ट था, जो डेप्ट उन्होंने उतार दिया अपनी फसल को देके। अब हम बात करते हैं डिसस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है। डिसस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, डिसस्ट्रेस सेल रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंप्लीट सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली, मतलब जितना बनाया तुरंत बेच दिया, चाहे उसका प्राइजेस उन्हें 10 रुपये मिल रहा है, चाहे उनका प्राइजेस 5 रुपये मिल रहा है, चाहे उसका प्राइजेस 5 रुपये मिल रहा है या 2 रुपये मिल रहा है, जितना भी रुपये मिल रहा है हाथों हाथ वो क्या करते थे, चीज़ों को बेच देते। ऐसा क्यों करते थे, नो मैटर हाउ लॉन्ग द मार्केट प्राइजेस, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता था कि ऐसे भी बार्गेनिंग पावर्स होती हैं, ऐसे भी कुछ होती हैं। द कंपल्शन टू सेल अराइज बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि द फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश, उनको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती थी, टू पे देयर डेब्ट, क्योंकि उन्हें कर्जा उतारना होता था। दे लैक स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती थी, अगर होती थी तो कहीं अगर वो अपना सामान या अपनी फसल रखेंगे तो उसके बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। तो किसान कहता था इतना सारा पैसा दूंगा तो इससे बढ़िया जितने रुपए हमें मिल रहे हैं उतने में हाथों हाथ उसे क्या कर दो, सेल कर दो। दिस इज कॉल्ड डिसस्ट्रेस सेल। ये कभी कभी एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब मेजर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ इनिशिएटिव लिए जिससे क्या हो, किसानों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, जैसे रेगुलेटेड मार्केट, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंटेशन और सब्सिडीज ट्रांसपोर्टेशन। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको बताया है इन्होंने, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee including representative of the government। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, वो किसानों को, फार्मर्स को बताता है कि आज फसल का ये रेट चल रहा है, आप इतने रुपए में इसको बेचें। तो फार्मर्स और ट्रेडर्स, मतलब जिन्होंने बनाया और जिसे बेचना है, उसके बीच में एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एक किसान है और ये ट्रेडर है जो खरीदने वाला, तो इसके बीच में क्या है, गवर्नमेंट का लैंडर काम कर रहा है जो इन्हें फार्मर्स को बता रहा है कि आप अपने फसल को इतने पैसों में बेच सकते हैं, ठीक है। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट, जिससे क्या हुआ, मार्केट सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलने लगा, विद अ स्ट्रिक्ट फिगर ऑन द यूज़ ऑफ प्रॉपर स्केल एंड वेट। सही स्केल और सही वेट, मतलब जितना उनकी प्योरिटी है वो उन्हें बताई गई और जितना प्राइजेस है वो उन्हें बताया गया। मतलब पहले क्या होता था, तोल में भी ये लोग मार लेते थे, ठीक है। मतलब 1 कुंटल है, 1 कुंटल में केवल 60 किलो दिखा दिया, 40 किलो कम कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी क्योंकि उनके पास कांटा नहीं होता था। द मार्केट कमेटीज इंश्योर दैट द फार्मर्स गेट अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। जो मार्केट कमेटीज होती थी वो चाहती थी जो किसान है उनको उनके प्रोडक्ट का एक एक्यूरेट दाम मिले, मतलब सही प्राइस मिले। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिसस्ट्रेस सेल करना पड़ता था क्योंकि किसानों के पास कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट रखने की जगह नहीं होती थी। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, रखने की सुविधा भी इंक्लूड है और प्रोसेसिंग करने की सुविधा भी इंक्लूड है। विद अ व्यू टू अवॉइडिंग डिसस्ट्रेस सेल से बचने के लिए द गवर्नमेंट ने वेयर हाउसेस फैसिलिटीज़ दी। कम दाम में आप अपनी फसल को रख सकते हैं
अगर कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो इमीडिएट बेचनी पड़ती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफरिंग स्टोर स्पेस टू द फार्मर। स्टोरेज हेल्प द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द टाइम व्हेन द मार्केट प्राइसेस लिक्विडेटेड। क्या हुआ, पहले उनके पास कोई साधन नहीं था अपने प्रोडक्ट को रखने का, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया। अब उन्होंने, किसानों ने क्या किया, किसानों ने अपना प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू कर दिया, और जब मार्केट में प्राइस हाई हुए, मतलब आज 10 हैं कल को 20 हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देते थे, ठीक है। तो ये है आपका प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। Cooperative Agriculture Marketing Society. The government is encouraging the formation to cooperative agriculture marketing societies. As a member of the society, farmers find themselves better bargaining in the market, getting better price of their produce through collective सेल। अब पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, पहले उनको बार्गनिंग पावर ही नहीं पाती थी, मतलब वो अपनी फसल के सही दाम नहीं ले पाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उन्हें समझाया, जैसे आपने देखा डीडी नेशनल एक चैनल आता है, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो, डीडी नेशनल पे क्या है, डीडी नेशनल फार्मर किसान करके एक चैनल गवर्नमेंट ने बना रखा है, जिसपे वो उसको हर फसल का दाम बताता है और उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे अच्छी खाद डाल के कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट लोगों में, फार्मर्स में बार्गेनिंग पावर डेवलप्ड हुई, जिसकी वजह से उनको अच्छा मुनाफा मिलना स्टार्ट हो गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिव स्टेप्स इन द कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स था, मतलब चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि किसानों को नई नई चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंटेशन। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना दी, जैसे एमएसपी बना दिया, मेंटेनेंस ऑफ एफसीआई। एफसीआई का मतलब क्या होता है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, राशन की दुकान, सस्ते गल्ले, आपने ऐसा सुना होगा ना। एमएसपी इज एन इंश्योरेंस, एमएसपी एक एश्योरेंस है टू द फार्मर्स को, डेट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफिक प्राइस। अगर फार्मर्स का, किसानों का फसल नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट एमएसपी पे उनसे खरीद लेती है, गवर्नमेंट अपने आप टैकल करती है, अपने आप ही मार्केट में सेल करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स द फार्मर आर फ्री टू सेल, वैसे फार्मर फ्री है अपने फसल को बेचने के लिए। अगर उसका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट कहती है आप चिंता मत करो, हमें मार्केट रेट पे दे दो, हम उसको बेच देंगे, ठीक है। देयर प्रोड्यूस्ड एज up higher prices than MSP in the open market, ठीक है। The farmers are always assured of some minimum income from the sale of their crop। उन्हें पता है कि अब किसानों को टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, उन्होंने फसल बना ली, नहीं बिकेगी तो गवर्नमेंट एमएसपी पे उसको खरीद लेगी और किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिडीज ट्रांसपोर्टेशन। अब लोगों को क्या लगता था, गरीब किसान होते थे, कैसे ना कैसे करके उन्होंने चीज़ें बना तो ली, अब वो बेचने के लिए मार्केट तक कैसे पहुंचाएं चीज़ों को, तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना मतलब कम दाम में किसान क्या कर सकता है, अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो, चाहे वो ट्रक्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और चीज़ के थ्रू हो, ठीक है। मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक क्या कर सकता है, किसान ईजिली अपनी फसल को ले जा सकता है कम दाम में। दिस इज कॉल्ड सब्सिडीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्या है, बफर स्टॉक और पीडीएस क्या होते हैं। देखिए बफर स्टॉक जहाँ पे स्टॉक करके रखा जाता है बहुत सारी चीज़ें। एमएसपी परचेज फ्रॉम द फार्मर। अब क्या हुआ, एमएसपी के तहत किसानों से गवर्नमेंट ने चीज़ें खरीद ली, वीट खरीद लिया, राइस खरीद लिया, और क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने स्टोर करके रख लिया और बाद में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों को बांट दिया। जैसे राशन की दुकान में क्या हुआ, किसान से सपोज 15 रुपये किलो वीट खरीदा और वही गवर्नमेंट ने लोगों को 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो क्या करना स्टार्ट कर दिया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मतलब आपका राशन की दुकानों पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसे कम पैसों में बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे राशन कार्ड बना होगा उसको हम कम दाम में चीज़ें दे देंगे। पीडीएस इम्प्लाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल लाइक शुगर एंड कैरोसिन। अब तो कैरोसिन मिलना बंद हो गया क्योंकि हर घर बिजली है। थ्रू
फेयर प्राइजेस शॉप, जिसको फेयर प्राइजेस शॉप के नाम से भी जाना जाता है, एट सब्सिडीज रेट, जैसे सब्सिडी रेट मैंने आपको बताया, सो डैट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव एन ईजी एक्सेस टू दीज थिंग, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो फसल मतलब गेहूँ चावल नहीं खरीद पा रहे हैं, वो अपना पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली चीज़ों को खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक एंड दिस इज कॉल्ड पीडीएस। ठीक है, समझ में आ गई। यही सब चीज़ें आपको पीडीएस की यहाँ पे इन्होंने समझाई हैं। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब बहुत सारी प्रॉब्लम शॉर्ट कमिंग आती थी पहले के टाइम में। पहले के टाइम में क्या शॉर्ट कमिंग आती थी, मैं आपको बता देता हूँ। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती थी। फोर्स्ड सेल, ज़बरदस्ती लोग क्या करते थे, किसान क्या करते थे, चीज़ों को बेच देते थे, जिसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, डिसस्ट्रेस सेल। ठीक है, डिसस्ट्रेस सेल, डिसस्ट्रेस सेल का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट है न्यूमेरियस मार्केट चेंजेस। बहुत सारे मार्केट में बदलाव हो रहे हैं जो किसानों को नहीं पता लग पाते थे। क्रेडिट की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती थी, मिडल मैन प्रेजेंस होता था, जिसकी वजह से किसानों का सारा पैसा वो हड़प हड़प लेता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट, कोई नापने के लिए तोलने के लिए मशीनें नहीं होती थी। इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, और किसानों को किसी भी फसल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से उनको अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव चैनल्स को भी इंट्रोड्यूस किया, मार्केटिंग चैनल, जैसे क्या है, इमर्जिंग alternative of agriculture marketing are a ray of hope to the small and marginal farmers who have been silent suffer at the hands of middlemen, जो middleman के through suffer कर रहे थे। The state of Punjab, Haryana, Rajasthan are launching this channel through Apni Mandi, Big Bazaar. The state of Andhra Pradesh is launching it through Raitu Bazaar, and the state of Tamil Nadu is launching through a Uzvar सैंतीस। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। और आज के टाइम में बिग बाज़ार क्या करता है, बिग बाज़ार पे सब्जियां मिलती हैं, ब्लैंकेट पे आप जाएंगे सब्जियां मिलती हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने सीधा किसानों से कांटेक्ट किया और एडवांस उन्हें पेमेंट दे दिया, और क्या किया, उनसे फसल खरीद के अपनी साइट्स पे बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इनफैक्ट दीज कंपनीज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने बहुत वो कैचअप खाई भी है, किसान की कैचअप हम सब जानते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसानों को एडवांस में पेमेंट दे देते हैं कि आप अच्छे फसल के टोमेटोज़ बनाओ और हम आपसे 6 महीने बाद वो सारे टमाटर खरीद के ले जाएंगे। आपको केवल बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी इनका, सब कुछ इनका, किनका, इस किसान कंपनी का। तो इससे क्या होता था, किसानों को बहुत आराम मिलता था कि एडवांस में पेमेंट मिल गया, और क्या हुआ, और किसान के फार्म पे वो लोग आते हैं, ट्रकों में भर के ले जाते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं कैचअप्स में। तो इससे बहुत सारे आसानी हो गई किसानों को और उनको कॉन्फिडेंस में मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इट इज़ होप दैट दी सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन टेंडम विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल रिटेलर, जिससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट नेशनल तो गया एज वेल एज मल्टीनेशनल्स भी जाना शुरू हो गया। समझ में आई बात। तो ये था आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग, जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम फार्म्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप, रिड्यूसिंग मार्केटिंग रिस्क बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। क्या हुआ, देखो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़े। अब क्या, पहले क्या होता था, किसान वीट बना रहा है, ठीक है, पहले किसान वीट बना रहा है तो वीट ही बना रहा है, राइस बना रहा है तो राइस ही बना रहा है, शुगर केन बना रहा है तो शुगर केन बना रहा है। लेकिन अब किसान ऑल्टरनेटिव चैनल्स को लेने लगे। अब ऑल्टरनेटिव चैनल क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉयमेंट। कैसे, सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें बताया इसमें बताया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आपको बताया है इन्होंने कि implies production of a diverse variety of crops rather than one specialized crop। मैंने आपको बताया केवल वीट नहीं बनाएंगे, अब बहुत सारे फसलों को उन्होंने एक साथ बनाना शुरू कर दिया। इट इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। ये जो लाइन है ना, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ना कि सिंगल क्रॉपिंग अब किस पे शिफ्ट हो गए, वो मल्टी क्रॉपिंग के शिफ्ट हो गए। ठीक है, इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। हम सब जानते हैं पहले क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग था कि किसान अपने लिए ही बना रहा है, लेकिन अब किसान अपने लिए तो बना रहा है, लेकिन ज़्यादातर किसके लिए बना रहा है, चीज़ों को बेचने के लिए बना रहा है। ठीक,
इट वुड मीन्स चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट। जैसे जैसे प्राइजेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे किसान ही भी अपने चीज़ों को मोल्ड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं। ठीक। डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब क्रॉप फार्मिंग से भी अदर एरियाज पे वो क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे इमर्जिंग चैलेंजेस में क्या है? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करने लगे और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे किसान पहले एग्रीकल्चर ही करता था, अब किसान एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर्स को भी क्या करने लगा? अपनाने लगा। और आज के टाइम में ये चीज़ें किसानों के लिए बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक। एनिमल हस्बेंड्री हम सब जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट, ये पता है क्या है? एनिमल हस्बेंड्री ना एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप। ये जो क्रॉप बनाने से, जो क्रॉप फार्मिंग करते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, पशुपालन जिसे हिंदी में कहते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। मतलब गाय, काऊ से आप मिल्क वगैरह, बफेलो से मिल्क वगैरह, और आपके जैसे आप चिकन्स को बना सकते हैं, फिशरीज, ये सब चीज़ें इसमें एनिमल हस्बेंड्रीज में आपको बेसिकली देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसको हम लिव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो इसका एक नाम और याद रखना, लाइव स्टॉक फार्मिंग। इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग के नाम से भी क्या करा जाता है? जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिशरीज़ में भी आप हाथ अपना जमा सकते हैं। फिशरीज़ का मतलब हम सबको पता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, विदेशों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? फिशरीज़ को भी क्या कर सकते हैं? आराम से क्या कर सकते हैं? बना के, मतलब पकड़ पकड़ के बहुत सारी चीज़ें, एक पॉन्ड बना लेते हैं आज के टाइम में खेतों में, जिसमें 1 फिश, 2 फिश, 3 फिश जैसे धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं। उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ईजिली कर सकते हैं। मेनली एक कोस्टल एरियाज़ में होता है, जैसे बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया। इस एरिया में ये ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स बहुत पास में, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट इनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देने लगी है ईजिली, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने लगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में भी अपना हाथ जमाने लगे हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी हम सबको पता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? कि अब क्रॉप्स में केवल वीट और राइस ही नहीं है, अब क्रॉप्स के नाम पे वो वेजिटेबल्स की भी फार्मिंग करेंगे। वेजिटेबल्स की फार्मिंग हम सब जानते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में वेजिटेबल्स की फार्मिंग हो गई। जैसे आप टोमेटोज़, पोटैटोज़ और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स, ब्रोकलीज, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सब जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कि ऐसी फार्मिंग सिस्टम जिसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स, किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। वो बेसिकली एनिमल खाद डलती है, खाद जैसे गोबर हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो प्योर नेचर के थ्रू होती हैं, उसी की वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही बेसिकली ये है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़्यादा आजकल चलन में है? डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है जो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, जिससे हेल्थ वगैरह में इशू हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस किसी भी तरह का यूज़ नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। उसको आप कभी भी, कैसे भी, कम लेबर में भी क्या कर सकते हैं? कम पैसे में भी उगा सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये किसी भी तरह का सॉइल को फर्टाइल नहीं कर, सॉइल को ख़राब नहीं करती है। किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स में यूज़ नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का केमिकल इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोला जाता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी फार्मिंग भी बोला जाता है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखती है। केमिकल से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ समय तक फसल को खाली छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से बनाइए, बस आपको किसी भी तरह का केमिकल्स यूज़ नहीं करना है। हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड होता है। अच्छा फूड होगा ऑब्वियसली जब किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पूरे न्यूट्रिशंस के साथ हमें देखने को मिल रही हैं। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बहुत ज़्यादा लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की।
ठीक। और ये इनएक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हो रहा है, बस खाद आपको लानी है, गांव में आपको बहुत ईजीली मिल जाती है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को सच में इसको अच्छे से बना सकते हैं। और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनके लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक वरदान है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये आपके बुक में 3 तरह के रेवोल्यूशन दे रखे हैं। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे रूरल डेवलपमेंट, और भी बहुत तरह के रेवोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम 3 पे ही ध्यान देंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा रेवोल्यूशन होता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के लिए आया था। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली आप इमेज देख के पता लगा पा रहे होंगे, मिल्क के लिए होता है। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है वो आपका हनी प्लस वेजिटेबल्स के लिए होता है। तो ये 3 तरह के रेवोल्यूशंस आपको पता होने चाहिए कि रेवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका ईयर और फादर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है और इसका ईयर क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत में आने का। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे फाइनली ख़त्म होता है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आप बने रहें मेरे साथ द इकोनॉमिक्स हब, और तीनों वीडियोस को आप देखें, तीनों एपिसोड्स को आप देखें, तीनों क्लास को आप देखें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो फाइनली चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर को हमने 3 वीडियोस में रिकॉर्ड किया, इसको एपिसोड्स को बनाया, जिसमें हमने आपकी सारी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप सीधा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो नीचे आपको गिवन है वहाँ पे भी आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। और अगर अभी तक आपने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें द इकोनॉमिक्स हब। चलिए, थैंक यू सो मच।